वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक विदेशी कंपनी के विषय में, जिसका भारत सरकार के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा है और यह जो विवाद है इसको कोर्ट के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अब यह जो विवाद है एक नया रूप धारण कर चुका है, क्योंकि यह विदेशी कंपनी भारत सरकार की संपत्तियों पर कब्जा करने का प्रयास कर रही है और इसके लिए इसने प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दिया है और कुछ संपत्तियों पर कब्जा भी कर लिया। तो समझेंगे ये विदेशी कंपनी कौन सी है, इसका भारत सरकार के साथ क्या विवाद है और इसने संपत्तियों को जब्त करना क्यों प्रारंभ किया है। ये पूरी जो प्रक्रिया है, जो पूरा केस है, वह जुड़ा हुआ है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के द्वारा। और यह कहां पर है? यह द हेग में स्थित है। तो जैसे कि आपके यहां पर कोर्ट है, जहां पर आप क्या करते हैं, अपने मामलों को लेकर जाते हैं, उनका समाधान करवाते हैं, कोई निर्णय प्राप्त करवाते हैं, ठीक इसी तरह से दो देशों के बीच में या किसी देश से किसी कंपनी के बीच में जब विवाद होता है तो उसको कहां पर लेकर जाते हैं? इंटरनेशनल आर्बिट्रेशनल ट्रिब्यूनल के पास लेकर जाते हैं और वह जो फैसला देती है उसी के आधार पर चीजें आगे बढ़ती हैं। यह जो ट्रिब्यूनल है इसलिए वजह से खास है क्योंकि यह मध्यस्थता करवाने का प्रयास करता है और इसके जो निर्णय हैं वो काफी इफेक्टिव माने जाते हैं। तो हुआ क्या था, अगर आपको याद हो, सितंबर 2020 में वोडाफोन ग्रुप और भारत सरकार का भी एक विवाद आया था और उस विवाद में क्या हुआ था, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने भारत सरकार के खिलाफ जो है कि फैसला दिया था और वोडाफोन के पक्ष में दिया था। अर्थात वोडाफोन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इस ट्रिब्यूनल ने कहा था कि भारत सरकार जो टैक्स की डिमांड वोडाफोन से कर रही है वह गलत है और साथ ही कहा भारत सरकार को क्या करना होगा, वोडाफोन को हर्जाना देना होगा। अर्थात भारत सरकार पर जुर्माना लगाया गया कि वह क्या करे, वोडाफोन को 54.7 लाख डॉलर का भुगतान करे। तो इस तरह से इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में भारत सरकार क्या हुआ था, यह जो मुकदमा है इसको हार गया था। और यह मुकदमा इस वजह से था, भारत सरकार क्या कर रहा था कि जो है कि वोडाफोन से रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के माध्यम से कुछ पैसे की डिमांड की जा रही थी। कैसे की जा रही थी? जैसे इसको आसान शब्दों में समझिए, हम और आप आज मिलकर 2021 में मिलकर एक कंपनी बनाते हैं। इस कंपनी को हम अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं, प्रॉफिट भी हो रहा है और हम सभी उस पैसे को कहीं ना कहीं खर्च कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। अब क्या हो, सरकार को अचानक जो है 10 साल बाद याद आए कि नहीं, हमें इस कंपनी पर टैक्स लगाना चाहिए और सरकार नियम बना दे कि 2031 में यह नियम बनाए कि 2021 से इस कंपनी ने जितना लाभ कमाया है उस पर 20% टैक्स देना होगा। तो हम और आप कहेंगे कि अगर आपको टैक्स लेना था तो आपने पहले ही बताया होता, आप 10 साल बाद क्यों बता रहे हैं? तो इस प्रकार के जो टैक्स होते हैं इनको बोला जाता है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, अर्थात जो पुराने समय से लगते हैं। तो यह जो मामला था वोडाफोन के संदर्भ में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन यह वोडाफोन का जो मामला था अकेला मामला नहीं, एक नया मामला भी और जो है कि जिसमें भारत सरकार की हार हुई वह था केयर एनर्जी कंपनी से जुड़ा हुआ। लगभग 6 माह पहले अर्थात दिसंबर 2020 में लगभग केयर एनर्जी के साथ भी भारत सरकार का जो टैक्स विवाद चल रहा था उसमें भी भारत सरकार की हार हुई और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भारत सरकार द्वारा मांग किए जाने वाले कर को कहा अनुचित है। जैसा कि वोडाफोन के संदर्भ में हुआ था, ठीक इसी जो है ये कंपनी के संदर्भ में भी हुआ था। इस पर भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लगाया गया था और कहा गया था कि आपको पुराना जो आप लोगों ने कुछ बिजनेस किया है वो सभी चीज मैं बताऊंगा बिजनेस क्या है, उस पर आपको क्या करना होगा, टैक्स देना होगा। तो यह मामला चल रहा था और इसमें इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ने कहा कि नहीं, भारत सरकार के द्वारा यह जो टैक्स की मांग की जा रही थी यह तो गलत है ही है, साथ ही साथ यह जो कि आर्बिट्रेशन जो ट्रिब्यूनल है इसने भारत सरकार को निर्देश दिया कि वह क्या करे, भारत सरकार क्या करे, केयर एनर्जी को लगभग 1.7 बिलियन डॉलर का भुगतान करे। आप समझ सकते हैं 1.7 बिलियन डॉलर कितना ज्यादा होता है और यह भुगतान किसको करना है, भारत सरकार के द्वारा किया जाना है केयर एनर्जी। तो इस तरह से देखा जाए तो दो जो बड़े बड़े केसेस थे उसमें जो है कि भारत सरकार की हार हुई।
लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दोनों ही कंपनियां क्या हैं, विदेशी हैं, और इन्होंने दलील दी थी कि इसमें इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में इन्होंने कहा था कि चूंकि हम लोग जो निवेश करने भारत में गए थे वह दो देशों के बीच हुए आर्थिक समझौतों के प्रावधानों के तहत गए थे और हमें भारत में कई तरह की सहूलियत मिलनी थी, लेकिन भारत सरकार ने हमसे क्या किया, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के तहत हमसे जो है कि पुराने जो टैक्स हैं, पुराने जिस समय टैक्स नहीं लगता था उस समय को भी कैलकुलेट करते हुए हमसे टैक्स की मांग की, और यह जो है कि क्या है, गलत है। और इस तरह से दो देशों के बीच हुए समझौते का भी उल्लंघन है, और साथ ही साथ जो निवेश का मॉडल होता है कि आप ऐसा टैक्स नहीं वसूल सकते हैं, उसका भी ये उल्लंघन है। हालांकि जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का ये प्रक्रिया है, रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्स है, ये भारत सरकार के द्वारा ही नहीं लगाए, बहुत से जो है कि सरकारों के द्वारा, देशों के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन भारत सरकार ने जो थोड़ा सा जो प्रक्रिया अपनाई वो थोड़ा सा जटिल थी, और उसके वजह से चीजें क्या हो गई, उलझ गई। खैर, ये जब मामला चल रहा था, कोर्ट में चल रहा था, जब जजमेंट नहीं आया था, उस समय केयर एनर्जी के सीईओ ने भारत के वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया, लेकिन कोई मामला सुलझ नहीं पाया। कुल मिलाकर अब जो है कि केयर एनर्जी ने कहा है कि वह क्या करेगी कि भारत सरकार से पैसे को वसूल करेगी। कौन सा पैसा, जिसको देने की जिम्मेदारी किसके द्वारा, ट्रिब्यूनल के द्वारा दी गई थी। ट्रिब्यूनल ने क्या कहा था, आपको याद हो, देखिए जैसे कि हमने बताया, इसमें क्या कहा गया था कि भारत सरकार क्या करेगी, केन एनर्जी को लगभग 1.7 बिलियन डॉलर का भुगतान करेगी। भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया, भुगतान किया नहीं गया है, तो केन एनर्जी ने कहा है कि वो क्या करेगी, भारत सरकार की जो सार्वजनिक संपत्ति है उस पर कब्जा करेगी। और कब्जा कैसे करेगी, कि मतलब जैसे कि जो भारत सरकार की विदेश में संपत्ति है उस देश में जाएगी। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं फ्रांस का, फ्रांस में भारत सरकार की कोई संपत्ति है, तो अब ये जो ट्रिब्यूनल का फैसला आया है, जिसमें इस ट्रिब्यूनल ने कहा है कि भारत सरकार को क्या करना होगा, 1.7 बिलियन डॉलर भुगतान करना है, इसकी कॉपी को लेकर जाएगा वह जो कि फ्रांस में, और वहां पे कहेगा क्योंकि भारत सरकार हमको पैसा नहीं दे रहा है, इसलिए आप यहां पर भारत सरकार की जो संपत्ति उसको क्या करिए, हमें हैंड ओवर कीजिए, क्योंकि हमारे पास ऐसा जजमेंट है, और ऐसा हो भी सकता है। इसी के कारण जो है कि अब क्या किया जा रहा है, केन एनर्जी द्वारा कई देशों में भारत सरकार के खिलाफ जो है कि जो फैसला आया है उसकी कॉपी ले जाकर नए सिरे से कहा जा रहा है कि वहां की जो कोर्ट है, वहां की जो न्याय व्यवस्था है, वह क्या करे, भारत सरकार की संपत्तियों पर केन एनर्जी का क्या करे, स्वामित्व जो है कि बढ़ाए। और हुआ क्या है, यह जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई मई 2021 में न्यूयॉर्क स्थित जिला अदालत में एयर इंडिया एयरलाइंस की संपत्ति पर केन एनर्जी ने कहा कि हमें इस पर जो है कि अपना हक, हमारा हक दीजिए। अर्थात एयर इंडिया जो कि भारत सरकार की कंपनी है, इसको कहा जो है कि कंपनी के द्वारा केन एनर्जी ने कि इस पर हमारा निर्णय, हमारा हक होना चाहिए। हक इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये भारत सरकार की सार्वजनिक कंपनी है और भारत सरकार हमको पैसा नहीं लौटा रही है, तो इसलिए भारत सरकार की जो संपत्ति है इसको हमें दिया जाए। और केन एनर्जी ने इसी प्रकार की 1 अप्रैल फ्रांस की अदालत में की थी, और अदालत ने केन एनर्जी के पक्ष में फैसला देते हुए कहा है कि फ्रांस में लगभग 20 भारतीय सरकारी जो संपत्ति हैं उन पर जो है कि इस कंपनी का नियंत्रण होगा। तो इस तरह से इन संपत्तियों पर, जो फ्रांस में 20 सरकारी जो है कि प्रॉपर्टी थी, ये फ्लैट थे दरअसल भारत सरकार के, इन पर जो है कि कंपनी ने क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। अर्थात एयर इंडिया में तो अभी जो है कि उसको हक नहीं मिल पाया है, वो मामला जो है अदालत में, लेकिन फ्रांस में जजमेंट पहले आ गया है। और ये दोनों जगहों पर क्या किया गया है, कंपनी ने जो ट्रिब्यूनल का फैसला था जिसके साथ 1.7 बिलियन डॉलर दिया जाना है, उसी की कॉपी लगाई और कहा कि भारत सरकार की संपत्ति जब्त करके हमको दीजिए। और यह सिर्फ 2 देशों की बात नहीं, फ्रांस और अमेरिका में नहीं, बल्कि केन एनर्जी कई देशों में इसी प्रकार की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही। तो इस तरह से देखा जाए तो कंपनी अब जो है एक केन एनर्जी कंपनी है, वह एयर इंडिया के विमान, भारत सरकार के स्वामित्व वाले बैंक और अन्य जो प्रॉपर्टी है उसके माध्यम से अपने जो पैसे के वसूल करने का प्रयास कर रही। अब थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर ये जो कंपनी का विवाद है क्या। तो आपको पता है केन एनर्जी क्या है, यह जो है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो कि एडिनबर्ग स्कॉटलैंड यूके स्थित क्या है कंपनी है। अर्थात मूलतः अगर देखा जाए तो इसकी जो ओरिजिनल ब्रांच है वो कहां पर है, यूके में है। इसकी स्थापना
स्थापना हुई थी 1981 में। यह जो है कि यूरोप की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है। कार्य क्या करती है? तेल और गैस की खोज करती है, उसका निष्कर्षण करती है, उसका व्यापार करती है। और कंपनी के तेल और गैस के क्षेत्र में पूरे विश्व में देखा जाए तो एक दबदबा है, काफी बड़ी कंपनी, जैसा कि हमने कहा यूरोप की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है। ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। यूके, इजराइल, सेनेगल, कोटे डी आइवरी, मैक्सिको, सूरीनाम, कई देशों में इसके जो है कि फील्ड वर्क चल रहे हैं। भारत में ये कंपनी 1990 के दशक में आई और कृष्णा गोदावरी वाला जो क्षेत्र है यहां पर जो राब्या तेल और गैस की क्षेत्र की खोज इसी कंपनी के द्वारा की गई थी। अगर आपको याद हो तो राजस्थान की जो थार मरुस्थल में जो तेल की खोज की गई थी वो भी इसी कंपनी के द्वारा की गई थी। अब ये जो विवाद है बहुत कुछ है नहीं। देखिए क्या था, कंपनी 1990 के दशक में आई और अपना कर रहे थे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी क्या हुआ, जो उतार चढ़ाव आया वो आया 2006-7 के बाद। हुआ क्या, भारत में कि जो कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई थी केयर जो इंडिया लिमिटेड को दी गई थी, अर्थात जो केयर एनर्जी जो कि यूके की कंपनी है उसने भारत में कार्यों के लिए एक कंपनी बनाई जिसका नाम है केयर इंडिया लिमिटेड अर्थात CIL। अब CIL में क्या हुआ, यह निर्णय लिया गया कि CIL में निवेश करवाया जाए। निवेश का मतलब है कि इसमें जो है कि और पैसा लगाया जाए। तो इसके लिए डिसाइड हुआ कि क्या किया जाएगा कि 2006-7 में कंपनी ने निर्णय लिया कि क्या किया जाए, केयर इंडिया लिमिटेड अर्थात CIL का IPO लाया जाएगा। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसको इस रूप में समझिए कि हमने एक कंपनी बनाई है जो अच्छे तरीके से चल रही है और हम अब क्या करेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ले जाकर उस कंपनी को रखेंगे और कहेंगे जो लोग निवेश करना चाहते हैं निवेश कर सकते हैं, हम अपना कुछ शेयर परसेंटेज बेच रहे हैं। तो ये जो पहली बार मैं जाके BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आपके लिए कहूंगा कि आप मेरे शेयर खरीद सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं IPO। तो दरअसल क्या हुआ, निर्णय लिया गया कि इसका IPO लाया जाएगा, लेकिन इस कंपनी का IPO अभी आता उससे पहले यूके स्थित केयर एनर्जी ने क्या किया, एक काम किया। उसने क्या किया, एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम था केयर इंडिया होल्डिंग लिमिटेड और इसको शॉर्ट में बोलते हैं CIHL अर्थात केयर इंडिया होल्डिंग लिमिटेड। इस कंपनी का निर्माण किया गया और भारत में उस समय 9 जो है कि इस कंपनी अर्थात केयर एनर्जी की सहायक 9 कंपनियां इस समय भारत में कार्य कर रही थी। इनके सभी जो एसेट्स हैं वह किसको ट्रांसफर कर दिए, वह ट्रांसफर कर दिए केयर इंडिया होल्डिंग लिमिटेड। और यह जो कंपनी बनी थी केयर इंडिया होल्डिंग लिमिटेड, यह भारत में नहीं थी बल्कि यह US से अर्थात अमेरिका में जर्सी में स्थित थी। अर्थात यह जो कंपनी थी जिसका स्वामित्व भारत की 9 सहायक कंपनियों का स्वामित्व सौंपा गया वह भारत में स्थित नहीं थी। और जब क्या किया, इसको ट्रांसफर कर दिया गया, जो 9 सहायक कंपनियों के टोटल जो है एसेट्स को उसको ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद क्या किया गया, जो भारत में कंपनी थी CIL अर्थात केयर इंडिया लिमिटेड, उसका IPO लाया गया। और जब IPO आ गया उसके बाद क्या हुआ, CIHL अर्थात जो न्यू जर्सी में जो कंपनी बनाई गई थी उसके सभी जो शेयर या उसके सभी एसेट्स क्या कर दिए गए, CIL को सौंप दिए गए। तो इसमें अगर देखा जाए तो क्या हुआ, कंपनी ने क्या किया, एक नई कंपनी बनाई जो कि भारत के बाहर स्थित थी और फिर उसकी संपत्ति को लाकर भारत की कंपनी में मिला दिया। और इस पूरे प्रक्रिया में क्या हुआ कि शेयर की खरीद और बिक्री हुई और शेयर की खरीद और बिक्री से क्या हुआ, लाभ हुआ कंपनी को, जिस पर कंपनी ने क्या किया, टैक्स नहीं दिया। तो इस तरह से देखा जाए तो केयर एनर्जी ने क्या किया, भारत से बाहर एक कंपनी का निर्माण करके और पहले भारत की कंपनियों की संपत्ति को उस कंपनी में लेकर गए, फिर भारत में स्थित जो केयर इंडिया लिमिटेड थी उसमें उसको संपत्ति को ट्रांसफर किया। और इस बीच कई तरह के शेयर की खरीद और बिक्री की गई जिससे उसके मूल्य की वृद्धि हुई, उसकी प्रॉपर्टी बढ़ी और उसमें ज्यादा पैसा आया और इस पर जो लाभ कंपनी ने कमाया उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। जब टैक्स नहीं देना पड़ा तो कंपनी अच्छे से क्या कर रही थी, कार्य कर रही थी। और कंपनी ने कहा कि ये कोई अलग चीज नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है कि कंपनी के पास जो एसेट्स थे पहले बिखरे हुए थे, हमने एक पहले जो है कि क्या किया, अमेरिका स्थित एक कंपनी बनाया, सभी उसको एसेट्स दिए और फिर हमने भारत की जो कंपनी था उसमें हमने ट्रांसफर कर दिए। लेकिन जो इनकम टैक्स के लोग थे उन्होंने कहा ना, ये
ठीक नहीं हुआ। इस पूरी प्रक्रिया में भारत से बाहर एक कंपनी दिखाकर वहां से फिर एसेट्स लाना, यह इस वजह से किया गया है क्योंकि अगर भारत में दोनों कंपनियां, सभी कंपनियां रहती और इस तरह का लेन देन अगर होता तो इस पर क्या होता, इस कंपनी को टैक्स देना होता। तो कंपनी ने क्या किया, जानबूझकर टैक्स बचाने के लिए एक कंपनी बनाई, फिर वहां पे भारत की जो 9 सहायक कंपनियों के एसेट्स उसमें लेकर दिखाया, फिर वहां के एसेट्स को उठाकर जो है कि केन इंडिया लिमिटेड में दिखाया। तो इस जो गोल गोल घुमा हुआ, यह भारत के जो टैक्स के अधिकारी थे उनको पसंद नहीं आया और इसी के कारण यह विवाद बढ़ने लगा। इसी बीच क्या हुआ, वर्ष 2011 में केन इंडिया जो कंपनी थी इसने अपनी 9.8% हिस्सेदारी छोड़कर शेष हिस्सेदारी क्या कर दी, वेदांता ग्रुप को बेच दिया। अब वेदांता ग्रुप को बेचने के बाद इसके पास, केन इंडिया के पास कितना बचा, 9.8% एसेट्स बना। लेकिन इसी में क्या होता, वर्ष 2000 का जो बजट, वर्ष 2012 का जो बजट आता है वह काफी क्रांतिकारी साबित हो जाता है। वर्ष 2012 के बजट में भारत सरकार ने कहा कि जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स है इसको लागू किया जाता है और इसके तहत 1962 के बाद किसी भी कंपनी की संपत्ति यदि भारत में है तो उसे कैपिटल गेन टैक्स या अन्य प्रकार के टैक्स पिछले डेट से देने होंगे। कैपिटल गेन टैक्स का मतलब जो शेयर होता है, अर्थात जैसे आपको पता है कंपनी के शेयर्स होते हैं, जो खरीद बिक्री होती है उन पर लाभ प्राप्त होने वाला लाभ है, तो किसी भी प्रकार का टैक्स 1962 के बाद से लिया जा सकता है। अब जो आयकर विभाग के अधिकारी थे उन्होंने कहा अब हमको मौका मिल गया और उन्होंने कंपनी से कहा कि वर्ष 2006-7 में आपने क्या किया था, जो यूके के जो मेन कंपनी थी उससे उन्होंने कहा, केयर एनर्जी से उन्होंने कहा कि आपने जो कंपनी बनाई थी न्यू जर्सी और उसके एसेट्स जो है कि फिर जो है कि आपने इंडिया की कंपनी में ट्रांसफर किए थे और आपने जो 9 कंपनियों के एसेट्स को एक कंपनी में मर्ज करके न्यू जर्सी फिर इंडिया आप घुमा कर लाए थे। यह जो पूरी प्रक्रिया है इसमें आपको अर्थात केयर एनर्जी को 24,500 करोड़ रुपए का आपको पूंजीगत लाभ हुआ और इस पूंजीगत लाभ पर आपको क्या करना होगा, टैक्स देना होगा। और कितना टैक्स देना होगा, 10,247 करोड़ रुपए आपको देने होंगे। तो कुल मिलाकर यह आयकर विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जो आपने पूरी प्रक्रिया घुमाई थी यह इसलिए घुमाई थी ताकि आपको 24,500 करोड़ रुपए का जो कैपिटल पूंजीगत लाभ हुआ है उस पर टैक्स ना देना पड़े, जबकि आपको 10,247 करोड़ रुपए का टैक्स देना होगा। अभी विवाद बढ़ने लगा और इसी बीच क्या हुआ कि वर्ष 2014 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन्होंने क्या किया था, 2011 में वेदांता ग्रुप को बेच दिया था, तो 9.8% जो एसेट बचा था, उस शेयर बचा था, उसी 9.8 में से कुछ परसेंट क्या कर दिया, जो है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पर कब्जा, अपना नियंत्रण ले लिया और कुछ शेयर के जो है कि बेच दिया कंपनी का और उससे जो है कि क्या है अपने टैक्स की वसूली कर ली। तो इस तरह से 9.8% एसेट से क्या बचा था, केन इंडिया के पास बचा था, उसमें से भारत सरकार ने कुछ बेच के कहा नहीं ये तो हमारा टैक्स का हिस्सा है और केन एनर्जी इंडिया से कहा कि आपको और पैसा देना होगा। अब इसके बाद क्या हुआ, जो केन जो है एनर्जी है, जो यूके स्थित कंपनी है, उसने कहा नहीं हम पैसा नहीं देंगे। उसने कहा पैसा हम इस वजह से नहीं देंगे क्योंकि हमने रीस्ट्रक्चरिंग की थी, हमारा पैसा हम इधर उधर से घुमा रहे थे। लेकिन आईटी के जो इनकम टैक्स के अधिकारी उन्होंने कहा नहीं ये आप गोल गोल जो घुमा रहे थे इसलिए घुमा रहे थे ताकि आपको टैक्स ना देना पड़े। कुल मिलाकर अपनी अपनी व्याख्याएं थी। दूसरा, केन एनर्जी ने कहा कि नहीं हम जो है कि यूके से आए हैं, यूके से हमको बुलाया गया था निवेश के लिए और दोनों देशों के जो समझौते हैं उसके तहत आप हमसे ऐसे रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं ले सकते। ये विवाद बढ़ता गया। कंपनी ने इसी के कारण इनकम टैक्स अपीलेट जो ट्रिब्यूनल है इंडिया में उसके समक्ष अपना पक्ष रखा, लेकिन यहां पर जो है कि कंपनी क्या हुआ, फैसला हार गई। इसलिए 2017 में इसने जो है कि कहा कि हम अब क्या करेंगे, इस मामले को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो द हेग में है उसके सामने लेकर जाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में भी जो है कि अपील की गई लेकिन फैसला भी कोई आया नहीं। तो अब ये जो मामला 2017 में कहां पहुंच गया, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में पहुंच गया। उसको लगा कि भारत में हमें यहां जीतना मुश्किल है, इसलिए हम कोर्ट में जाएंगे और वहां पर बात रखेंगे। तो आर्बिट्रेशन का ही निर्णय आया कि जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार क्या करेगी, $1.7 बिलियन का भुगतान करेगी और
और जो भुगतान करेगी वो उसी भुगतान की रिकवरी अर्थात उसी भुगतान को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार तो पैसा दे नहीं रही, तो वह क्या कर रही है कि जहां जहां भारत सरकार की संपत्तियां वहां वहां पर वह जो कंपनी जा रही है वहां की अदालत से कह रही कि देखिए हमने एक केस जीता है, भारत सरकार को पैसा देना है, भारत सरकार पैसा नहीं दे रही तो उसकी जो संपत्ति है जैसे एयर इंडिया की है या फ्रांस की है वहां पर आप हमको क्या करिए सौंप दीजिए, और इसी के तहत किया जा रहा है। लेकिन ये जो फैसला आया ये भारत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि भारत के संदर्भ में कहा गया कि आर्बिट्रेशन का जो निर्णय था कि सिर्फ विवाद जो है कि पैसे का नहीं है, दो देशों के मध्य समझौते का भी है, और समझौतों से भारत सरकार किस तरफ से कहा, भारत सरकार के लिए कहा गया कि आपने वोडाफोन वाले केस में भी ऐसा किया था, इसमें केस में भी ऐसा कर रहे हैं, इससे आपके यहाँ क्या है ठीक नहीं है, अब जो है कि आपके यहाँ जो टैक्सेशन की प्रक्रिया है वो जटिल है और इससे निवेश प्रभावित हो। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जब चीजें आती हैं जिसमें भारत सरकार की छवि खराब हो रही है तो विदेशी निवेश और व्यापार प्रभावित हो सकता है, ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस वो भी प्रभावित हो सकता है। अब कुल मिलाकर इसी यह जो जजमेंट था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का, इसी के तहत क्या किया जा रहा है, कंपनियों पर जो कंपनी क्या कर रही है भारत सरकार के एसेट्स पर कब्जा करने का प्रयास करे। अब थोड़ा सा परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के भी जान लीजिए इसके विषय में। इसकी जो स्थापना है वो कन्वेंशन फॉर पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट के अंतर्गत 1899 में हुआ था, अर्थात 1899 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, द हेग में है। यद्यपि इसकी जो स्थापना है दो संप्रभु देशों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए की गई थी, परंतु आज यह विभिन्न विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय विवादों में निर्णायक की भूमिका निभाता है। तो अगर देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से सेटलमेंट करवाने का प्रयास करता है, और इस सेटलमेंट की प्रक्रिया के ही तहत ये कंपनी क्या कर रही है, भारत सरकार की संपत्तियों पर अपना जो है कि दावा कर रही है। आई होप संक्षेप में आप इसको समझ पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।